नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अक्सर कहा करते थे कि दोस्त बदले जा सकते हैं, पड़ोसी नहीं। भारत का पाला पूरब और पश्चिम में ऐसे तिकड़मी पड़ोसियों से पड़ा है जो किसी पिशाच की तरह ही व्यवहार करते हैं, हमेशा साजिश पर साजिश करते रहते हैं। एक हफ्ते के भीतर 4 ऐसी घटनाएं हुई जो हमारे पड़ोसियों के खतरनाक मंसूबों के ट्रेलर की तरह हैं। पहली घटना है जम्मू कश्मीर में हिंदुओं और सिखों पर ताबड़तोड़ आतंकी हमले की। दूसरी घटना है पाकिस्तान में आईएसआई चीफ का बदला जाना। तीसरी घटना है पाकिस्तान और चीन के बीच कराची बंदरगाह को लेकर हुई डील। और चौथी घटना है अरुणाचल और उत्तराखंड में चाइनीज आर्मी के घुसपैठ की कोशिश। सवाल उठता है कि क्या इन चारों घटनाओं का आपस में कोई रिश्ता है? आज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि दक्षिण एशिया में तेजी से बदलते शक्ति संतुलन के बीच कैसे पाकिस्तान और चीन भारत की घेराबंदी के लिए नए नए पैतरे आजमा रहे हैं। कश्मीर में हिंदुओं और सिखों पर हमले के पीछे क्या है पाकिस्तान की साजिश? पाकिस्तान ने अचानक अपने आईएसआई चीफ को क्यों बदला? इमरान खान अपने नए आईएसआई चीफ जनरल नदीम अंजुम से क्या चाहते हैं? कराची बंदरगाह पर कब्जे के पीछे क्या है चीन का बड़ा प्लान? कराची बंदरगाह डील से भारत को क्या खतरा है? आखिर चाइनीज आर्मी हिंदुस्तान से लगी सरहद पर बार बार क्यों करती रहती है खुराफात? इन सभी सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे आज अपने खास कार्यक्रम में पड़ोस में पिशाच। राजनीति और कूटनीति की एक खास विशेषता है कि दोनों हमेशा गतिशील रहते हैं, वो ठहरते नहीं हैं। दुनिया को भले ही एक्शन दिखे या ना दिखे, पर भीतर खाने दांव पेच हमेशा चलते रहते हैं। पिछले 6-7 दिनों में घटी कुछ घटनाओं का असर भारत पर पड़ना तय माना जा रहा है। शुरुआत करते हैं कराची पोर्ट को लेकर पाकिस्तान और चीन के बीच हुई डील से। इतिहास गवाह रहा है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों ने हमेशा उसी का साथ दिया जहां से उन्हें पैसा मिला है। जब तक अमेरिका से पैसा मिलता रहा, तब तक इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरान और रावलपिंडी में बैठे जनरल व्हाइट हाउस के इशारे पर चले। सऊदी अरब से पैसा मिला तो शेखों के सामने सजदा करने लगे। आज बदहाल पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान को मुल्क चलाने के लिए पैसे की दरकार है और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हाथ में अरबों डॉलर की थैली लिए खड़े हैं। मदद के बदले शी जिनपिंग ने पाकिस्तान के सबसे बड़े कराची पोर्ट पर कब्जे का दांव चल दिया है। कराची कोस्टल कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट जोन यानी KCCDZ में चीन ने 3.5 अरब डॉलर निवेश करने का फैसला किया है। इमरान खान तो इस बात से खुश है कि उनके मुल्क को 3.5 अरब डॉलर मिल जाएंगे और इतनी बड़ी रकम वापस भी नहीं करनी होगी। उधर चीन इस बात से खुश है कि कराची पोर्ट तक पहुंच के साथ ही दक्षिण एशिया में उसका वर्चस्व कायम हो जाएगा। कराची और गवादर के साथ साथ बीजिंग ईरान के चाबहार पोर्ट पर भी नजरें गड़ाए हुए। मतलब करीब 900 किलोमीटर के दायरे में आने वाले 3 बड़े बंदरगाह पर कब्जे के बाद चीन पूरी दुनिया में बादशाहत का ख्वाब देख रहा है। ऐसे में शी जिनपिंग का कराची प्लान भारत के लिए बड़े खतरे की घंटी जैसा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पूरी तैयारी के साथ एशिया के एक और अहम बंदरगाह पर कब्जे की स्क्रिप्ट फाइनल कर दी है। इससे चीन के जहाजों की अरब सागर में मौजूदगी कई गुना बढ़ जाएगी।
हाल में चीन ने पाकिस्तान की कराची तटीय व्यापक विकास क्षेत्र यानी KCCDZS में $3.5 अरब का निवेश का फैसला किया है। दरअसल इस फैसले की बड़ी वजह पाकिस्तान के सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बाल्टिस्तान में चीन विरोधी प्रदर्शन भी है, जहां से जिनपिंग का ड्रीम प्रोजेक्ट चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा गुजर रहा है। समय बताएगा कि ये कराची वाला प्रोजेक्ट भी कामयाब होगा या नहीं। इसमें कुछ और भी समस्याएं हैं। वहाँ जब ड्रेजिंग करेंगे पोर्ट को डेवलप करने के लिए तो सारी इकोलॉजी खराब हो जाएगी। 5 लाख लोगों को रीसेटल करना पड़ेगा। तो ये सब समस्याएं हैं। सपोर्ट जहाँ तक मैं समझता हूँ पाकिस्तानी पब्लिक की कराची के लिए भी नहीं मिलेगी। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान इस डील को एक और खेल बदलने वाली घटना बता रहे हैं। वो इस बात से खुश हैं कि इस परियोजना में खर्च होने वाला पैसा वापस चीन को नहीं लौटाना होगा, लेकिन चीन के हाथों में उनके मुल्क का सबसे बड़ा और अहम कारोबारी पोर्ट चला जाएगा। इसकी उन्हें जरा भी परवाह नहीं है। माना जा रहा है कि चीन कराची में नया बर्थ और एक नया मत्स्य बंदरगाह बनाना चाहता है। साथ ही शहर के समुद्री तट को चीन मेनोरा द्वीप और सेंट स्पिट तट से जोड़ना भी चाहता है। अब सवाल उठता है कि कराची पोर्ट पर कब्जे से चीन को क्या फायदा होगा। आज की तारीख में चीन के जहाजों को हिंद महासागर और अरब सागर तक आने के लिए मलक्का से होकर गुजरना पड़ता है। समंदर का रास्ता बहुत लंबा पड़ता है। इतना ही नहीं, मलक्का को बंद कर चाइनीज जहाजों की आवाजाही कभी भी बंद की जा सकती है। लेकिन कराची पोर्ट पर कब्जे के बाद चाइनीज जहाजों के लिए अरब सागर घर जैसा हो जाएगा, तो हिंद महासागर तक पहुंचने के लिए भी चाइनीज जहाजों को ज्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी। चाइना में बने सामान सीपेक के जरिए सड़क या रेल के रास्ते कराची पोर्ट और वहां से दक्षिण अफ्रीका और यूरोप के देशों में आसानी से पहुंच सकेंगे। पिछले कई साल से चाइना अपने मैरीटाइम सिल्क रोड प्रोजेक्ट के अंतर्गत पूरी कोशिश कर रहा है कि दुनिया के कोने कोने में जितनी भी स्ट्रैटेजिक लोकेटेड पोर्ट्स हैं उन्हें वो या एक्वायर करे या वहाँ अपना फुटहोल्ड बढ़ाए। पूरी दुनिया में 63 ऐसे देश है जहाँ कम से कम 100 पोर्ट जो हैं वो पाकिस्तान वो चाइना का वहाँ कहीं कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट है, चाहे वो उसे मैनेज कर रहा है या वहाँ उसने 51% प्लस का उसका फाइनेंशियल स्टेक्स है। अगर सब कुछ चीन की प्लानिंग के मुताबिक हुआ तो अगले 5 से 6 सालों में कराची पोर्ट से चाइनीज जहाजों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। दरअसल चीन जिस प्लान पर आगे बढ़ रहा है उसमें कराची के साथ साथ ग्वादर और ईरान के चाबहार पोर्ट भी शामिल है। कराची तो अब जिनपिंग के प्लान में जुड़ा है। राष्ट्रपति जिनपिंग के प्लान सीपेक में पहले ग्वादर ही था, लेकिन स्थानीय लोगों के प्रचंड विरोध को देखते हुए चीन ने अपने प्लान में कराची को भी जोड़ लिया है। ऐसे में 2 मोर्चों पर लड़ाई की स्थिति में भारत की चुनौतियां बढ़ सकती हैं। चीन अगर कराची पोर्ट को डेवलप कर रहा है, जो कि 3.5 बिलियन का प्रोजेक्ट है जिसके समाचार आए हैं, तो भारत के लिए एक और समस्या होगी। अगर भारत और चीन का युद्ध दोबारा होता है तो पहले युद्ध में हम हमेशा कराची पोर्ट को ब्लॉकेट कर देते थे। अगर वहाँ चीन की मौजूदगी है जो कि रहेगी उस पोर्ट को डेवलप करने के बाद, तो ये एक नया फैक्टर है जो हमारे सुरक्षा कर्मियों को अपने ध्यान में रखना पड़ेगा। भारत अच्छी तरह जानता है कि चीन के दिमाग में कौन सी खुराफात चल रही है। भारत ये भी समझ रहा है कि अपना प्यारा पाकिस्तान गिरवी रखकर इमरान खान क्या चाहते हैं। ऐसे में भारत अपनी सरहदों की सुरक्षा और पड़ोस के पिशाचों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। गवादर और कराची पोर्ट पर कब्जे के बाद चीनी जहाजों की अरब सागर में पहुंच आसान हो जाएगी। इससे चीन की अमेरिकी दबदबे वाले मल्लका जल डमरू मध्य पर उसकी निर्भरता कम हो जाएगी। कराची और गवादर जैसे बड़े बंदरगाहों के जरिए चीन दक्षिण एशिया के कई देशों को प्रभावित कर सकता है। कराची से मुंबई की दूरी महज 882 किलोमीटर की है। मुंबई पर हमले के लिए कसाब अपने आतंकी पलटन के साथ समंदर के रास्ते कराची से आया था। ऐसे में आने वाले दिनों में पाकिस्तान और चीन
दोनों मिलकर कराची के रास्ते हिंदुस्तान के खिलाफ खौफनाक साजिश रच सकते हैं। चीन एक ऐसा पड़ोसी है जो कहता कुछ है और करता कुछ। चीन के हुक्मरान बगैर लड़े इंच इंच जमीन पर कब्जा करने की रणनीति में यकीन रखते हैं। डोकलाम और गलवान घाटी में चाइनीज आर्मी की घुसपैठ की कोशिशें उसी रणनीति का हिस्सा थी, जिसे भारतीय फौज ने अपने अदम्य शौर्य के दम पर नाकाम कर दिया था। खबर है कि इस बार अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर चीन के करीब 200 सैनिकों ने पिछले हफ्ते तिब्बत के रास्ते घुसपैठ की कोशिश की। दोनों ओर से फौजियों के बीच घंटों झड़प हुई। उसके बाद इंडियन आर्मी ने चाइनीज आर्मी को वापस लौटने पर मजबूर किया। 30 अगस्त को भी चीन के 100 से ज्यादा फौजियों ने बॉर्डर पार उत्तराखंड के बाराघोती इलाके में घुसपैठ की कोशिश की थी। दरअसल लद्दाख से अरुणाचल तक बार बार घुसपैठ के जरिए चीन भारत को लगातार इंगेज रखना चाहता है। लद्दाख से अरुणाचल तक 3,488 किलोमीटर लंबी सरहद, कहीं बर्फ से ढके ऊंचे ऊंचे पहाड़, कहीं खून जमा देने वाली हजारों फीट गहरी घाटियां, कहीं घने जंगल तो कहीं गरजता दरिया। इस मुश्किल भूगोल में सरहद की लकीर पहचानना भी मुश्किल हो जाता है। इसी का फायदा उठाने के फिराक में रहती है चाइनीज आर्मी। हाल में अरुणाचल के तवांग इलाके में दोनों देशों के पेट्रोलिंग पार्टी यानी फौजी आमने सामने आ गए। इस दौरान इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी के जवानों के बीच झड़प की बात सामने आई। टकराव की वजह तवांग क्षेत्र में LAC समझने को लेकर गफलत बताई जा रही है। हालांकि भारतीय फौज ने चाइनीज आर्मी को वापस लौटने के लिए मजबूर कर दिया। चीन ने भी हाल ही में अपना सारा इंकर्जन्स जो है चारों तरफ बढ़ा दिए हैं। इंडिया के लद्दाख बॉर्डर पे, अरुणाचल में, उत्तराखंड में भी अंदर आने की कोशिश की उन्होंने कुछ पिछले महीनों 1 महीना पहले। तो इसलिए ये इंडिया के लिए जो सिक्योरिटी का जो मामला है, जो थ्रेट है, बहुत ही बढ़ता चला जा रहा है। भारत हमेशा से ही ऐसे विवादों को मौजूदा प्रोटोकॉल के जरिए सुलझाने पर जोर देता रहा है, लेकिन कई बार चाइनीज आर्मी की हरकतें गफलत कम और सोची समझी साजिश ज्यादा लगती है। इस साल 30 अगस्त को चाइनीज आर्मी के 100 से ज्यादा फौजी बॉर्डर पार कर भारत में घुस आए। उनके निशाने पर था उत्तराखंड का बाराहोती। सूत्रों के मुताबिक चाइनीज आर्मी ने इस क्षेत्र में कुछ ढांचे को नुकसान पहुंचाया और फिर वापस लौट गए। पिछले साल LAC पर लद्दाख में बहुत तनावपूर्ण हालात बन गए थे। अभी भी उत्तरी बॉर्डर पर चीन की साजिशें थमी नहीं है। ऐसे में आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे ने एक इंटरव्यू में कहा कि नॉर्दर्न बॉर्डर पर चीन द्वारा किए जा रहे बड़े निर्माण चिंता का विषय है। इसका मतलब है कि चीन बॉर्डर वाले इलाकों में ठहरने वाला है। हम लोगों की उस पर नजर है। अगर वो लोग वहां ठहरेंगे तो हम लोग भी वैसा ही करेंगे। बॉर्डर इलाके में अपने अड्डे बनाएंगे। हम लोग अपने हिस्से वाले क्षेत्र में विकास और निर्माण संबंधी गतिविधियां बढ़ाएंगे। साथ ही वहां पर सैन्य टुकड़ियां भी भेजी जाएंगी। मुश्किल भूगोल की वजह से भारत और चीन के बीच सीमा की पूरी तरह से मैपिंग नहीं हो पाई है। साथ ही अंग्रेजों के जमाने में 107 साल पहले खींची गई मैकमोहन लाइन को भी चीन सीमा नहीं मानता और सरहद का यही तनाव 1962 में भारत चीन के बीच युद्ध की वजह बना। लेकिन लद्दाख से अरुणाचल तक गफलत और तनाव का सिलसिला कभी खत्म नहीं हुआ और समय समय पर दोनों ओर के फौजी आमने सामने आ जाते हैं। साल 1967 में नाथुला दर्रे के पास टकराव हुआ। साल 1975 में चीन ने अरुणाचल के तुलुंग में हमला किया। साल 1987 में तवांग में दोनों ओर के फौजी आमने सामने आ गए। साल 2017 में डोकलाम में 75 दिन तक सेनाएं आमने सामने डटी रहीं। उसके बाद चाइनीज आर्मी को पीछे हटना पड़ा। पिछले साल गलवान घाटी पर कब्जे के लिए चीन ने बड़ी साजिश रची, लेकिन भारतीय जवानों ने अपने अदम्य शौर्य के दम पर चाइनीज आर्मी के मंसूबों को नाकाम कर दिया। कुछ महीने शांत रहने के बाद अब फिर चीन अपनी 2 कदम आगे और 1 कदम पीछे वाली रणनीति को आगे बढ़ाने लगा है। दरअसल घुसपैठ की छोटी बड़ी कोशिशों के जरिए चीन भारत को हमेशा LAC पर उलझाए रखना चाहता है।
चीन अपनी विशाल सेना का इस्तेमाल युद्ध लड़ने की जगह भयभीत करने के लिए ज्यादा करता है। एशिया में भारत ही इकलौता ऐसा देश है जहां राष्ट्रपति जिनपिंग की दाल नहीं गलती। इन दिनों जिनपिंग को भारत से मिर्ची लगने की एक खास वजह है क्वाड, यानी क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ भारत भी इसका सदस्य है। चीन की बौखलाहट की एक बड़ी वजह CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की सुस्त रफ्तार भी है। चाइना के इस प्रोजेक्ट का पाकिस्तान के कई हिस्सों में प्रचंड विरोध हो रहा है। यही कारण है कि राष्ट्रपति जिनपिंग का ड्रीम प्रोजेक्ट तमाम कोशिशों के बाद भी कछुए की गति से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान के ISI चीफ फैज हामिद को बदलने का फैसला चीन के इशारे पर हुआ, या लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद को पेशावर कोर का कमांडर बनाकर प्रधानमंत्री इमरान खान ने कोई बड़ा दांव चल दिया है। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में सत्ता के 3 केंद्र हैं, प्रधानमंत्री, आर्मी चीफ और ISI चीफ। इसी तिकड़ी के दम पर पाकिस्तान की हुकूमत विदेश नीति और अर्थव्यवस्था तीनों चलाती है। लेकिन प्रधानमंत्री इमरान खान ने एकाएक ISI चीफ की कुर्सी पर लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को हटा दिया। खुद पाकिस्तानी मीडिया भी इमरान खान के इस फैसले से दंग रह गया। दरअसल हाल में तालिबान को अफगानिस्तान की सत्ता में लाने में बतौर ISI चीफ जनरल फैज हमीद का बड़ा रोल था। यहां तक कि काबुल में तालिबान की सरकार बनवाने में भी जनरल फैज ने अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन अब इमरान खान और जनरल कमर जावेद बाजवा ने लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को पेशावर कोर कमांडर के तौर पर नियुक्त कर दिया है। लोगों का मानना पाकिस्तान में यह भी है कि शायद चूंकि जब कमर बाजवा का जो टर्म खत्म होगा अगले साल नवंबर में, तो शायद उनको इसलिए भी भेजा गया हो कि आगे सक्सेशन में वह एक इम्पोर्टेंट दावेदार के रूप में इमर्ज करें। दलील दी जा रही है कि जनरल फैज हमीद को पेशावर कोर कमांडर इसलिए बनाया गया है जिससे पाकिस्तान के अगले आर्मी चीफ के दावेदारों में सबसे ऊपर वो पहुंच जाएं। इसके लिए किसी कोर लेवल का फॉर्मेशन कमांडर होना जरूरी शर्त है। दरअसल अगले साल नवंबर में जनरल कमर जावेद बाजवा रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में उनके रिटायर होने की स्थिति में जनरल फैज हमीद का नंबर आ जाएगा। लेकिन ये सब तब मुमकिन है जब जनरल बाजवा रिटायर होंगे। पाकिस्तानी मीडिया में इस बात की चर्चा भी जमकर हो रही है कि जनरल बाजवा एक बार फिर कार्यकाल बढ़ाने के स्क्रिप्ट पर काम शुरू कर चुके हैं। एक समाचार ये भी है कि बाजवा अगले साल नवंबर में और 2 साल के एक्सटेंशन शायद ले लेंगे। तो अभी ये हालात बड़े फ्लूइड हैं, पक्का कुछ नहीं कहा जा सकता कि बाजवा रिटायर होंगे या नहीं होंगे, और अगर हुए तो कौन चीफ बनेगा। माना यह भी जा रहा है कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को पेशावर कोर का कमांडर चीन के इशारे पर बनाया गया है। मतलब लेफ्टिनेंट जनरल हमीद को पेशावर कोर का कमांडर बनाकर इमरान खान ने एक और जनरल बाजवा पर रिटायरमेंट के लिए दबाव बढ़ा दिया है। तो चीन और तालिबान दोनों को उनकी पसंद का कमांडर दे दिया है। लेकिन पाकिस्तान में फौजी जनरल इस तरह से चाल चलते हैं कि उनके दाएं हाथ के एक्शन का बाएं हाथ को अंदाजा नहीं होता। अब पाकिस्तान के ISI चीफ की कुर्सी पर लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम हैं, जो पाकिस्तान की पंजाब रेजिमेंट से हैं और उनके हाथ बलूचों के खून से सने हुए हैं। पाकिस्तान के नए ISI चीफ हिंदुस्तान से लगी LOC पर भी कमांड कर चुके हैं। मतलब हिंदुस्तान से लगी सरहद के मिजाज से भी पाकिस्तान के नए ISI चीफ अच्छी तरह परिचित हैं। यूं तो किसी भी स्वतंत्र देश का ये हक है कि वो जिसे चाहे अपना आर्मी चीफ बनाए, जिसे चाहे अपनी खुफिया एजेंसी का प्रमुख बनाए। लेकिन इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरानों के लिए हमेशा आर्मी चीफ या ISI चीफ के लिए पहली पसंद वही शख्स बनता है जो भारत विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ा सके, जो आतंकियों से गठजोड़ कर भारत सीमा में घुसपैठ और हमले करवा सके। मतलब पाकिस्तान में आर्मी चीफ और ISI चीफ बनने के लिए पहली शर्त है उसका आतंकियों के साथ बेहतर रिश्ता होना। जम्मू कश्मीर में हाल के आतंकी हमलों में एक खास ट्रेंड दिखा है। अब
आतंकी सैन्य ठिकानों के बजाय आम लोगों को निशाना बना रहे हैं, उसमें भी खास तौर से हिंदू और सिख को। एक हफ्ते के भीतर श्रीनगर में आतंकियों ने कई हिंदुओं की हत्या कर दी। कश्मीरी पंडित माखनलाल बिंद्रू की उनकी फार्मेसी के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई। श्रीनगर में गोलगप्पे बेचने वाले बिहार के वीरेंद्र पासवान को भी आतंकियों ने गोली मार दी। इतना ही नहीं, ईदगाह इलाके में एक स्कूल में घुसकर 2 शिक्षकों को भी आतंकियों ने मौत की नींद सुला दिया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अब आईएसआई जम्मू कश्मीर में हिंदू मुसलमान करवाना चाहती है? 2 अक्टूबर को बटमालों में मोहम्मद शफी डार को गोलियों से भूना। 2 अक्टूबर को श्रीनगर के चट्टाबल में अहमद गोजरी की हत्या। 5 अक्टूबर को श्रीनगर में दवा कारोबारी माखनलाल की हत्या। कुछ देर बाद ही श्रीनगर में गोलगप्पा बेचने वाले वीरेंद्र पासवान की हत्या। इसी दिन बांदीपोरा में मोहम्मद शफी लोन की भी आतंकियों ने हत्या कर दी। 2 दिन बाद यानी 7 अक्टूबर को फिर आतंकियों ने श्रीनगर में कहर बरपाया। ईदगाह इलाके में आतंकियों ने एक स्कूल पर हमला किया और 2 शिक्षकों की गोली मारकर हत्या कर दी। इसमें एक महिला प्रिंसिपल सतिंदर कौर है और दूसरे टीचर दीपक चांद हैं। दरअसल अक्टूबर में आतंकियों ने सिर्फ और सिर्फ कश्मीर के आम लोगों को निशाना बनाया, जिसका मकसद था लोगों में खौफ पैदा करना। ये सब पाकिस्तान के लश्कर तैयबा के साथ इनका संबंध है। इन हमलों के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। धारा 370 हटाए जाने के बाद अब कश्मीर में हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं। 90 के दशक में आतंकियों के खौफ की वजह से कश्मीर छोड़ने वाले लोगों की वापसी के लिए भी सरकार ने कोशिशें तेज कर दी हैं। विस्थापितों की संपत्ति पर से अवैध कब्जों को हटाने के लिए सरकारी मशीनरी सक्रिय है, तो देश के दूसरे हिस्सों से भी लोग रोजी रोजगार के लिए कश्मीर पहुंचने लगे हैं। कश्मीर की तेजी से बदलती फिजा आतंकियों को हजम नहीं हो रही है। देखिए, अभी जो कश्मीर में जो अटैक्स हुए, टेररिस्ट अटैक, उसमें एक पैटर्न बहुत ही क्लियर है कि वह माइनॉरिटी उसमें टारगेट्स हैं और माइनॉरिटी टारगेट करने का जो टेररिस्ट का मकसद है वह वहाँ पे भय का माहौल पैदा करना। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद पाकिस्तान के हौसले बुलंद हैं। तालिबान भी कश्मीर के मुस्लिमों की आवाज बुलंद करने की बात कर चुका है। इंडियन आर्मी के चीफ जनरल MM नरवणे भविष्य के खतरे को भांप रहे हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि खासकर 2002-2003 के बीच जम्मू कश्मीर में अफगान मूल के आतंकी मिले थे, इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि भविष्य में एक बार फिर से इस तरह की चीजें हो सकती हैं। जैसे अफगानिस्तान में स्थिरता आएगी, हो सकता है फिर से ये लड़ाके हमारे इलाके में घुसें, लेकिन किसी भी तरह की घुसपैठ को रोकने के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। कश्मीर हमेशा से ही पाकिस्तान की सियासत की सबसे कमजोर नस रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि कश्मीर में खून खराबे के लिए पाकिस्तान अफगान मूल के आतंकियों को आगे कर सकता है। ऐसे ही नहीं कहा जाता है कि जो सुधर जाए वो पाकिस्तान नहीं, पूरा मुल्क नीलामी की कगार पर खड़ा है। लेकिन पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान चीन के सुनहरे ख्वाबों में खोए हुए हैं। पाकिस्तान के पिछले हुक्मरानों की तरह इमरान खान भी सोते जागते कश्मीर का राग अलापते रहते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि हिंदुस्तान की बराबरी और कश्मीर के चक्कर में ही उनका प्यारा पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े होने की कगार पर पहुंच चुका है। काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद पाकिस्तान के हौसले हो सकता है बुलंद हो, चीन को अफगानिस्तान में बेहिसाब संभावनाएं भी दिख रही हो और आतंक फैलने का खतरा भी दिखाई दे रहा हो। अमेरिका भी अच्छी तरह से समझ चुका है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसे दोस्ती की आड़ में दगाबाजी करने में महारत है। इसलिए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जनरल HR मैकमास्टर अपने मुल्क को पाकिस्तान के डबल गेम से आगाह कर रहे हैं, किसी भी तरह की मदद नहीं देने की अपील कर रहे हैं। पाकिस्तान की साजिशों को बढ़ावा देने में चीन अहम किरदार निभा रहा है। भारत अपने तरीके से पाकिस्तान और चीन दोनों से निपट रहा है, लेकिन लगता है कि पाकिस्तान और चीन इस बात को भूल चुके हैं कि भारतीय फौज
भूगोल बदलने का भी मादा रखती है। 1971 में दुनिया इसका एक नमूना देख चुकी है। ऐसे में पड़ोस के पिशाचों को इस बात का खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए कि हिंदुस्तान के धैर्य की परीक्षा न लें। इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी ऐसे मुद्दे के साथ जिसे जानना और समझना आप सबके लिए बहुत जरूरी होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। निष्पक्ष खबर, सटीक विश्लेषण और अपने हक से जुड़े मुद्दों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।